होते हैं, लेकिन लिटेरी नाम के एक गांव में इसका विपरीत होता है। यहाँ के लड़के शाम ढलते ही चारदीवारी में कैद हो जाते हैं और इसके बाद घर के बाहर पैर रखना इनके वश के बाहर की बात हो जाती है, जबकि लड़कियां सूरज ढलने के बाद भी अपेक्षाकृत स्वतंत्र होकर घूम सकती हैं। हालांकि उनके दिलों में भी एक अनजाना डर पल रहा होता है। ये ठंडियों की शाम थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। कुछ लोग अपने पशुओं को चराकर घर लौट रहे थे। उनकी धीमी चाल और पशुओं की घंटियों की आवाज शाम के शांत वातावरण में घुल रही थी। कुछ खेतों से लौट रहे थे, उनके हाथों में दिन भर की मेहनत के निशान थे, और कुछ अपने दूसरे कामों से निपटकर घरों की ओर बढ़ रहे थे। अभी तक तो चहल पहल मची हुई थी। लोगों की आपसी बातचीत और बच्चों की किलकारियां हवा में तैर रही थीं। बुजुर्गों की मंडली गांव के बीचों बीच जल रहे अलाव को घेर कर बैठी थी। उनकी झुर्रियों भरी चेहरों पर आग की लालिमा पड़ रही थी और उनके ऊनी कपड़े उन्हें ठंड से बचा रहे थे। बाल बच्चे घरों के बाहर अपने अपने आंगन में खेल रहे थे। उनकी मासूम हंसी वातावरण को खुशनुमा बना रही थी, और वहीं उनकी माएं रात के खाने के लिए चूल्हा जलाए बैठी थीं। धुएं के हल्के बादल उनके सिर के ऊपर मंडरा रहे थे। गांव में अक्सर लाइट नहीं रहती थी, आज भी नहीं थी। घरों के भीतर और बाहर लालटेन की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जो अंधेरे को चीरकर एक धुंधला सा उजाला फैला रही थी। यह रोशनी कहानियों और रहस्य की दुनिया रच रही थी। तभी जानकी आंगन में चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाए हुए अपनी 16 साल की बेटी से बोली, कमला, जाकर घर के भीतर से मसाले का डिब्बा ले आ। उसकी आवाज में स्नेह और अधिकार का मिश्रण था। कमला, जो अब तक अपनी छोटी बहन प्रीति को जोड़ना घटाना सिखा रही थी, आंगन में बैठी धूल में अंकों को उकेर रही थी। माँ की आवाज सुनते ही उसके चेहरे के पर डर के भाव उभर आए। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसने अपनी छोटी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। जानकी की नजर जलते हुए चूल्हे पर रखी कढ़ाई के तेल में पड़ी प्याज पर थी, कहीं वो जल न जाए। प्याज धीरे धीरे सुनहरा हो रहा था और उसकी खुशबू हवा में फैल रही थी। जब उसने महसूस किया कि कमला अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, तो उसने हल्के तेज स्वर में कहा, सुनती नहीं हो क्या? मसाले लेकर आओ, प्याज जल जाएगी। उसकी आवाज में अब थोड़ी अधीरता आ गई थी। हम नहीं जाएंगे अम्मा, प्रीति को पहुंचा दो। कमला साफ इनकार करते हुए बोली। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था और वो अपनी छोटी बहन को और कसकर पकड़ रही थी। काहे? हम पढ़ रहे हैं अम्मा, हम भी नहीं जाएंगे। प्रीति ने भी अपनी बात रखने में देरी नहीं की। वो भी अपनी बड़ी बहन के डर को महसूस कर रही थी। वो पढ़ रही है ना, तू बैठी है, जा नहीं सकती? जा लेकर आ, जल्दी, मेरी प्यास जल रही है, जल्दी जा। कहते हुए जानकी ने चूल्हे की आग कम करने के लिए एक लड़की बाहर खींच ली। उसकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन कमला चुपचाप बैठी रही। उसकी नजरें घर के अंधेरे दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे वहां कोई भयानक चीज छिपी हो। और फिर प्याज हल्की लाल हुई, फिर थोड़ी और फिर लाल, और इसके बाद जानकी ने कढ़ाई को उतारकर जमीन पर गुस्से से रखा और एक लकड़ी उठाकर कमला पर टूट पड़ी। कामचोर कहीं की, जलवा दी न मेरी प्याज, एक काम नहीं होता। जानकी गुस्से से बड़बड़ा रही थी और लकड़ी कमला के हाथों और पीठ पर पड़ रही थी। आ कमला की चीखें सुनकर प्रीति अपनी स्लेट छोड़कर अंदर भागी और मसाले का डिब्बा लाकर उसने कढ़ाई दोबारा चूल्हे पर रखी और उसमें मसाले डालकर हल्का सा पानी मिला दिया। उसकी छोटी उंगलियां तेजी से काम कर रही थीं। डर और चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी बाजू वाली सविता वहां कमला को जानकी के कहर से बचाने पहुंची। वो जानकी की चीखें सुनकर दौड़ी आई थी। पागल हो गई हो क्या जानकी? क्यों मार रही हो इसे? सविता ने जानकी के हाथ से लकड़ी छीनकर कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों थे। तो क्या करूं? सिर पर बैठा लूं? एक काम कहा, वो भी नहीं किया। मेरी प्याज जलते जलते बची, मुझे कढ़ाई नीचे रखनी पड़ी। जानकी की सांस फूलने लगी थी। गुस्सा अभी भी उसकी आंखों में झलक रहा था। कमला अपने जख्म देख देख कर रो रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसके चेहरे पर दर्द और अपमान के भाव थे। क्यों कमला, माँ की बात नहीं मान सकती थी? गई क्यों नहीं? सविता ने कमला से तेजी से सवाल किया। वो जानना चाहती थी कि इस लड़की को घर के अंदर जाने में इतना डर क्यों लग रहा था। अम्मा को सब पता है, लेकिन फिर भी हमें अंधेरे में अंदर जाने को बोल रही थी। हमें कितना डर लगता है ऐसे अंधेरे में घर के अंदर जाने में, वहां कोई है भी नहीं। कमला सिरकते हुए बोली। उसकी आवाज धीमी और डरी हुई थी। सविता ने अपना माथा पीटा। हे भगवान, इस मंजरी के भूत ने तो गांव के बच्चे बूढ़े किसी को नहीं छोड़ा। हर किसी के जहन में उस भूतनी का डर भरा हुआ है, सविता बोली। उसकी आवाज में निराशा और डर दोनों थे। मंजरी का नाम सुनते ही आसपास खड़े लोगों के चेहरे पर भी डर की लकीरें खिंच गईं। अरे, अंदर लालटेन जल रही है, मंदिर है, भगवान बैठे हैं, वहां इसे मंजरी नजर आएगी? और वैसे भी उस कुलक्षणी ने लड़कियों का कभी कुछ बिगाड़ा है? जो उससे डर रही है वो तो गांव भर के लड़कों को शिकार बनाती है। इसलिए तो मुझे भूलू की चिंता हो रही है। अपने किसी दोस्त की बहन की शादी में गया है, अब तक नहीं लौटा मेरा बेटा। जानकी राह को बेचैन निगाहों से देख बोली। उसकी आवाज में ममता और डर का मिश्रण था। भोलू उसका इकलौता बेटा था और सूरज ढलने के बाद उसका बाहर रहना जानकी को हमेशा परेशान करता था।
चिंता मत कर, आ जाएगा भोलू, और कमला को भी माफ कर दे, बच्ची है, और फिर डर तो डर होता है। छोड़ अब, और तू ही जाकर ले आ जो लाना हो। सविता जानकी को समझाते हुए बोली। उसकी आवाज में सहानुभूति थी। वो जानती थी कि मंजरी का डर पूरे गांव पर किस कदर हावी है। चाची, हम ले आए थे, हमने तो मसाला पका भी दिया, बस उसमें अब सब्जियां डालनी है, प्रीति सविता से बोली। जानकी ने उसे भी गुस्से से घूरा। जानकी अभी भी गुस्से में थी और उसे बच्चों का डर समझ में नहीं आ रहा था। सविता वहां से चली गई। जानकी कुछ देर कमला को देखती रही, फिर बोली, मंजरी मंजरी मंजरी, फिर जाकर अपने चूल्हे से उलझ गई। उसके बड़बड़ाने में डर और गुस्सा दोनों थे। जानकी के घर से 2-4 घर छोड़कर ही योगेश का घर था, जहां उसकी मां खाना बनाकर अभी अभी ही फुर्सत हुई थी। फुर्सत होते ही वो योगेश का इंतजार करने बैठ गई। जरा देख कर तो आइए, ये कहाँ रह गया लड़का, कितनी बार कहा है उसे सूरज ढलने से पहले ही आ जाया कर, मगर नहीं, उसे तो बस अपनी ही मन की करनी है। उसकी आवाज में चिंता और शिकायत दोनों थे। लो, हो गया तुम्हारा शाम का रेडियो चालू, अभी 7 ही तो बजे हैं, जानती हो ना वो 7:30 पर आता है रोज, फिर भी शाम होने से पहले ही बाट जोहने बैठ जाती हो। योगेश के बापू योगेश की अम्मा को समझाते हुए बोले, जो चूल्हे में बची आग के सामने बैठे हाथ सेंक रहे थे। उनकी आवाज में प्यार और थोड़ी सी झुंझलाहट थी। तुम नहीं समझोगे, माँ की चिंता कोई माँ ही समझ सकती है। कल ही की बात है, चमेली बता रही थी कि उसके लड़के ने गांव के बीच में बने कुएं के पास में मंजरी को देखा। प्राण हाथ में लिए भागा लड़का। अब तक बुखार से उसका अंग अंग तप रहा है। भगवान न करे हमारे योगेश के साथ उसने कुछ कर दिया तो। योगेश की माँ बेहद चिंता के साथ बोली। उसकी आंखें नम थीं और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। कुछ नहीं होगा उसे, रोज 7:30 पर आता है, अब तक कुछ न हुआ तो अब क्या होगा, योगेश के बापू ने कहा। वो अपनी पत्नी को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर भी थोड़ी चिंता की लकीरें थीं। लिटेरी गांव में मंजरी का खौफ इस कदर छाया हुआ था कि सूरज ढलते ही लड़कों का बाहर निकलना बंद हो जाता था। मंजरी एक रहस्यमयी शक्ति थी, एक भूतनी, जिसकी कहानी गांव की हवा में तैरती रहती थी। कहा जाता था कि वो शाम के अंधेरे में कुएं, सुनसान रास्तों और पुराने खंडहरों में भटकती है और खासकर लड़कों को अपना शिकार बनाती है। मंजरी की कहानी कई सालों पहले शुरू हुई थी। वह इसी गांव की एक युवती थी जो एक दुर्घटना में मारी गई थी। कुछ लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो भटकती रहती है। दूसरों का मानना था कि वो एक बुरी शक्ति है जो लड़कों से बदला लेना चाहती है। कारण जो भी हो, मंजरी का डर गांव के हर कोने में महसूस किया जाता था। लड़कियां भी डरती थीं, लेकिन मंजरी ने कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसलिए अंधेरा होने के बाद भी वे घर के अंदर कुछ जरूरी काम के लिए या आंगन में थोड़ा बहुत घूम सकती थीं। लेकिन लड़कों के लिए सूरज ढलने का मतलब था घरों के दरवाजे बंद कर लेना और अगली सुबह तक अंदर ही रहना। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। घरों के अंदर लालटेन की रोशनी और धुएं की हल्की गंध थी। बुजुर्ग अलाव के चारों ओर अपनी कहानियों में खोए हुए थे, जबकि बच्चे अपनी माँओं के पास दुबके हुए थे। योगेश की माँ बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। हर आहट पर उसका दिल धड़क उठता था। 7 बज चुके थे, लेकिन योगेश का कोई अता पता नहीं था। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। योगेश की माँ चौंक गई। उसके पति ने उठकर दरवाजा खोला। बाहर भोलू खड़ा था, हाफ रहा था और उसके चेहरे पर डर के निशान थे। क्या हुआ भोलू, इतनी देर कहाँ लगाई? जानकी दौड़कर बाहर आई और अपने बेटे को गले लगा लिया। भोलू कुछ बोल नहीं पाया, बस हांफता रहा। उसके पीछे पीछे कुछ और लड़के भी खड़े थे, जिनके चेहरे भी डरे हुए थे। भोलू भी क्या हुआ? जानकी ने उसे हिलाते हुए पूछा। मंजरी, हमने उसे देखा, भोलू थरथर कांपते हुए बोला। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोगों के चेहरे पर डर और उत्सुकता के भाव थे। बुजुर्ग भी अलाव छोड़कर खड़े हो गए। भोलू और उसके दोस्तों ने बताया कि वे शादी से लौट रहे थे जब उन्होंने गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास एक सफेद आकृति देखी। वो हवा में तैर रही थी और उसकी लंबी काली बालें हवा में लहरा रही थीं। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी हंसी बड़ी भयानक थी। लड़कों ने डर के मारे भागना शुरू कर दिया और सीधे अपने घरों में आकर दम लिया। इस घटना के बाद गांव में मंजरी का डर और भी गहरा हो गया। अब तो लड़कियों ने भी शाम के बाद बाहर निकलना कम कर दिया था। हवा में एक अनजाना खौफ तैर रहा था। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ साहसी युवकों ने मिलकर मंजरी के रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। वे लाठियां और मशालें लेकर रात के अंधेरे में निकले। उन्होंने पुराने बरगद के पेड़ और कुएं के आसपास छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उनका डर कम नहीं हुआ। हर रात किसी न किसी ने मंजरी को देखने का दावा किया। उसकी हंसी और उसकी सफेद आकृति गांव के लोगों के सपनों में आने लगी थी। एक रात गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि मंजरी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी मौत का सच सामने आएगा। उसने बताया कि मंजरी की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसे किसी ने मारा था और उसके शव को कुएं में फेंक दिया था। ये सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सुना था।
अगले दिन गांव के लोगों ने मिलकर कुएं की सफाई करने का फैसला किया। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें कुएं के तल में एक कंकाल मिला। कंकाल के पास कुछ पुरानी चूड़ियां और एक टूटा हुआ हार भी मिला। ये चीजें मंजरी की थीं। कंकाल मिलने के बाद गांव में अजीब शांति छा गई। लोगों को लग रहा था कि अब मंजरी का डर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ रातों बाद मंजरी फिर से दिखाई देने लगी। उसका डर पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था।